नमस्कार, मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम छायावाद युग के कुछ प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं और कुछ मुख्य कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं छायावाद युग के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद युग के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में विभिन्न मतभेद हैं। छायावाद का अर्थ मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद, सुशील कुमार ने अस्पष्टता, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्योक्ति पद्धति, रामचंद्र शुक्ल ने शैली वैचित्र, नंद दुलारे वाजपेयी ने आध्यात्मिक छाया का भान, डॉक्टर नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बताया है। द्विवेदी युग के बाद के समय को छायावाद युग कहा जाता है। इस युग के 4 कवियों को छायावाद का 4 स्तंभ कहा जाता है। 4 मुख्य कवि इस समय हुए जिनकी रचनाओं के आधार पर इस युग का नाम पड़ा छायावाद। पहले हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। इन चारों को 4 स्तंभ कहा गया है। इस युग में गद्य गीतों, भाव तरलता, रहस्यात्मक और मर्मस्पर्शी कल्पना, राष्ट्रीयता और स्वतंत्र चिंतन आदि का समावेश होता चला गया था। छायावाद का समय 1920 से 1938-40 तक माना जाता है। वैसे 1918 से ही शुरू हो गया था छायावाद का काल, जब निराला की रचना, जहाँ पर छंदों का स्वतंत्र प्रयोग हुआ था, उस उनकी रचना से नए पत्ते से छायावाद की शुरुआत मानी गई थी। छायावाद की विशेषताएं देखें तो वह इस प्रकार से हैं। हमने इन विशेषताओं को अलग अलग पॉइंट्स में बांटा है, तो आप देखिए। पहला है व्यक्तिवाद की प्रधानता। इस काल की जो विशेषताएं थी उसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता थी। तो छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है। विषय वस्तु की खोज में कवि बाहर नहीं, अपने मन के भीतर झांकता है। प्रसाद के आंसू तथा पंत के उच्छ्वास में व्यक्तिवाद की ही अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा देखते हैं प्रकृति चित्रण। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी आदि सभी छायावादी कवियों ने प्रकृति का नारी रूप में चित्रण कर अपने सौंदर्य तथा प्रेम भाव की अभिव्यक्ति की है। प्रकृति चित्रण को इस युग के कवियों ने इतना महत्व दिया कि बहुत से लोग इसी को छायावाद कहते हैं। अगला देखते हैं हम नारी के सौंदर्य का चित्रण। इस युग के कवियों में नारी सौंदर्य के प्रति विशेष आकर्षण था, परंतु इसमें सूक्ष्मता और शीलता थी। जैसे नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में। यहाँ पर नारी को पूरा सम्मान दिया गया है। इसमें नारी के शील रूप का ही वर्णन किया गया है। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस अंश का ही बाकी अंश है वो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अगला हम देखते हैं प्रेम चित्रण। छायावादी कवियों के प्रेम चित्रण में कोई लुका छिपी नहीं है। इसमें मिलन की अनुभूतियों की अपेक्षा विरहानुभूति का व्यापक चित्रण है। जैसे पंतकृत ग्रंथि, प्रसादकृत आंसू। महादेवी ने लिखा है, जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तब अमरता खेलेगी मिटने का खेल। तो इन पंक्तियों के द्वारा महादेवी ने अपने प्रेम का वर्णन किया है। अगला है रहस्यवाद। छायावादी कविता में रहस्यवाद एक आवश्यक प्रवृत्ति रही है। पंत ने प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर और महादेवी वर्मा ने अतिशय प्रेम और वेदना के कारण इसे तन मन में बसाया, तो प्रसाद ने परम सत्ता की खोज बाहरी संसार में की। प्रसाद ने लिखा है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक पर स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। छायावादी रहस्यवाद का मुख्य अंश लौकिक है। यह रहस्यात्मकता मूलतः 2 कारणों से उपजी है।
पहला कारण है इन कवियों ने प्रचलित सामाजिक परंपराओं का निषेध किया है। दूसरा, छायावादी कवि प्रेम सहित अपने व्यक्तित्व के सभी पक्षों को व्यक्त करना चाहते थे। अतः छायावाद में रहस्यवाद सिर्फ प्रतीकात्मक अर्थ में ही है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अगला हम देखते हैं इसकी विशेषता, लाक्षणिकता। इस समय में लाक्षणिकता का अभूतपूर्व सौंदर्य भाव मिलता है। मूर्त में अमूर्त का विधान उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। यानी इस युग के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता थी मूर्त में अमूर्त का विधान। प्रसाद की कविता बीती विभावरी में लाक्षणिकता की लंबी श्रृंखला है। इसके कुछ अंश हम देखते हैं। पद्यांश, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अगला हम देखते हैं विशेषता, छंद विधान। छायावादी संवेदना की तरह ही छायावादी शिल्प भी बंधन विरोधी रहा है। यानी छायावादी संवेदना की तरह छायावादी शिल्प भी बंधन विरोधी रहा है। अब मुक्तक छंद विधान का प्रयोग शुरू हो गया। निराला की कविता कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, नए पत्ते आदि में छंद बद्ध ढांचा पूरी तरह से खारिज देखी गई। उन्होंने वर्णों और मात्राओं की गिनती का ध्यान न रखकर बद्ध प्रवाही अथवा पद्यानुच्छेदी पंक्तियों का निर्माण किया। इस समय के कवि छंद बंधन से मुक्त होकर रचनाएं करने लगे थे। इनमें पहला नाम था निराला का। उन्होंने वर्णों और मात्राओं की गिनती का ध्यान न रखकर बद्ध प्रवाही अथवा पद्यानुच्छेदी पंक्तियों का निर्वाह किया। राम की शक्ति पूजा में 18 पंक्तियों को बिना किसी पूर्ण विराम के निर्वाह के देखा जा सकता है। अगली विशेषता हम देखते हैं अलंकार। इस काल के कवियों ने पारंपरिक अलंकारों की जगह पर पश्चिमी अलंकारों का जमकर प्रयोग किया। मानवीकरण तथा विशेषण विपर्य अलंकार इसी श्रेणी के अलंकार हैं। निराला, प्रसाद और पंत ने प्रकृति के प्रति मानवीकरण तथा उपचार वक्रता का सहारा लिया। हालांकि कहीं कहीं रूपक अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार का एक हम उदाहरण देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। अगला हम देखते हैं इस काल की विशेषता में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना। स्वच्छंदतावादी छायावाद ने रहस्यात्मकता और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को साथ साथ लेकर चला है। राष्ट्रीय जागरण ने छायावाद के व्यक्तिवाद को असामाजिक पथों पर भटकने से बचा लिया। जयशंकर प्रसाद इस युग में अपनी रचनाओं से लिख रहे थे। हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। माखन लाल चतुर्वेदी लिख रहे थे मुझे तोड़ लेना बनमाली। यानी ये सारी देशभक्ति की रचनाएं वे कर रहे थे। लोगों में, भारतवासियों में देश प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए और उनमें एक नया जोश और उत्साह भरने के लिए। अब इस युग के कुछ कवि और उनकी रचनाओं के नाम हम देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, इनकी थी झरना जो 1918 में प्रकाशित हुई, आंसू जो 1925 में, लहर 1933 में, कामायनी 1935 में, उर्वशी 1909 में, प्रेम पथिक 1913 में, शोकोच्छ्वास 1910 में, कानन कुसुम 1913 में। इनका समय काल था 1889 से 1936। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 से 1962 तक। इनकी अनामिका 1923 में प्रकाशित हुई, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुत्ता 1942 में, बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, आराधना 1953 में, सरोज स्मृति 1935 में, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में। सुमित्रानंद पंत, उनका समय काल था 1900 से लेकर 1977। इनकी रचना देखते हैं। उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में। महादेवी वर्मा, इनका समय काल था 1907 से 1987। इनकी रचना निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जय 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942। तो ये था
परिचय छायावाद का और इस काल के कुछ कवियों का, 4 मुख्य कवियों का परिचय मैंने दिया, इनकी कुछ रचनाओं के उल्लेख किए और इसके साथ ही हमारा यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद प्रगतिवाद की कुछ सामान्य विशेषताएं और प्रवृत्तियों के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।